नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। और प्राइम एट 4 में आज आपको क्या क्या दिखाने वाला हूं। आज आपको दिखाऊंगा जल, जमीन और आसमान में हिंद के रण योद्धा कैसे हैं तैयार। बस ऑर्डर मिलते ही पाक में घुसकर आतंकियों को करेंगे खलास। पूरी खबर आपके सामने रखूंगा। पहलगाम हमले के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश है और सीएम योगी ने कैसे यूपी से एक एक पाकिस्तानी को निकालना शुरू कर दिया है, यह भी आपको बताऊंगा। इजराइल ने बारूदी हमले से लेबनान धुआं धुआं कर दिया और हिजबुल्लाह के आतंकियों में खलबली मची हुई। अटैक का लाइव वीडियो आपके सामने रखूंगा। एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ हुंकार तो दूसरी तरफ आस्था का सैलाब। बाबा केदार की पंचमुखी डोली निकलने की पूरी झलकी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत इस खबर के साथ, बड़ी खबर पाकिस्तान के वजीरिस्तान से। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की मॉनिटरिंग का बड़ा असर। चुन चुनकर एक एक पाकिस्तानी को बाहर खदेड़ा। यूपी में सिर्फ एक पाकिस्तानी नागरिक बचा। बुधवार को इसे भी पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। यूपी के 75 जिलों में पाकिस्तानी नागरिकों का पता लगाने के लिए अभियान चलाया गया। सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद यह कार्रवाई हुई। मेरठ में सबसे ज्यादा 43 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे थे। बाबा केदार के भक्तों के लिए खुशखबरी। बाबा केदार की पंचमुखी डोली रवाना हुई। ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद डोली निकली। आर्मी बैंड के साथ बाबा की डोली रवाना हुई। 2 मई को वृष लग्न में, जो कि स्थिर लग्न है, खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। ओंकारेश्वर मंदिर में कैसे भगवान की पूजा अर्चना हुई। बाबा एक बार फिर से अपने शीतकालीन आवास से फिर से ग्रीष्मकालीन आवास मतलब केदारनाथ धाम, केदारनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं और ये भक्तों के लिए खुशी का मौका। आर्मी बैंड, आप जानते हैं, वो बद्रीनाथ हो या केदारनाथ, उनको पूरा राजकीय सम्मान इस वक्त दिया जाता है। उनको ही अपना सरकार, अपना मुखिया माना जाता है। ये रस्म एक बार फिर से निभाई गई। श्रद्धालुओं का तांता यहां देखा गया। बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचे और महिलाओं ने गीत गाकर, बधाई गाकर भगवान भोलेनाथ का केदारनाथ मंदिर में जाने का ये जो समय है, इसको मनाया, इसको जिया। भक्तों के 6 माह का इंतजार खत्म हो चुका है। बाबा केदार की डोली आज शीतकालीन प्रवास ओंकारेश्वर मंदिर से हिमालय के लिए रवाना होगी। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भक्तों का सैलाब है। यह सैलाब जो है बाबा के भक्तों का है, भगवान शिव का यह सैलाब है जो हर साल यात्रा कपाट खुलने के मौके पर आप देख सकते हैं, जब डोली ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना होती है उसके बाद जो भक्तों का सैलाब है वह उमड़ पड़ता है। 6 महीने का इंतजार भक्तों का रहता है। भक्त इंतजार करते हैं कि कब बाबा केदार के कपाट खुले और वे ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना हो। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर जो भक्त हैं उनका सैलाब उमड़ा हुआ है। बाबा केदार की डोली के साथ हजारों की संख्या में जो भक्त हैं वह निकल पड़े हैं हिमालय की ओर। आर्मी की बैंड धुनों के साथ जो श्रद्धालु हैं वह झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। भजन कीर्तन के साथ भक्त आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में किस प्रकार से जो बाबा के भक्त हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्साह उमंग के साथ साथ जो बाबा के भक्त हैं वह आगे बढ़ रहे हैं। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से। बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। नक्सलियों का लगाया बियर बॉम्ब बरामद कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान डीआरजी जवानों को यह बॉम्ब मिला। पहाड़ी के बीच नक्सलियों ने पगडंडी पर यह बॉम्ब लगाया था। बीजापुर के जंगलों में बीते 7 दिनों से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनके ऊपर उनको खतरा पहुंचाने के लिए यह बॉम्ब वहां प्लांट किया गया था। लेकिन गाम हमले के बाद पूरा देश बदले की आग में जल रहा है। प्रतिशोध की ज्वाला हर भारतीय के सीने में धधक रही है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो जानना जरूरी। कहा जाता है कि 8 से 10 दिन का वक्त क्रूशियल होता है मोबिलाइजेशन के हिसाब से। हम किधर हैं, कहां जा रहे हैं और आगे हम क्या अचीव करने वाले हैं, यह समझने की कोशिश करेंगे। और जब ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो साथ में है ये वो मानचित्र। जरा क्लोज कीजिए इस जगह पर। ये वो मानचित्र है जो हमारा भूभाग है, जो हमारी भारत भूमि है, जिसको हो सकता है इस तरफ कभी हमको चलते हुए, आपको बताते हुए यहां कहीं चलना भी पड़े। असल में तो हम कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। तो मैं भारत मां को प्रणाम करते हुए, और ये जो पड़ोसी मुल्क जो भारत मां का ही हिस्सा था
उस समय जो साजिश हुई, षड्यंत्र हुआ और ये हिस्सा काटकर पाकिस्तान बना दिया गया, जो आज आप जानते हैं नफरतिस्तान है, भिखारिस्तान है, आतंकिस्तान है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? आइए इसकी शुरुआत करें। मेजर आर्या, सबसे पहले आपसे, आज हम कहां पर हैं और खास तौर से फॉर्मेशंस के हिसाब से, मिलिट्री फॉर्मेशंस के हिसाब से, जब एक दूसरे को देख रहे होंगे आमने सामने, कौन कहां पा रहा है किसको? दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहां पे अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल बेसिकली 14 कोर, 15 कोर एंड 16 कोर हैं। नदन कमांड ये पूरा बनता है एक हमारी तरफ जी 14, 15, 16 14 कोर ले है। ले में हेडक्वार्टर है 14 कोर का। ठीक है। 15 कोर का हेडक्वार्टर है बदामी बाग कैंट श्रीनगर और 16 कोर नगरोटा। मतलब पहला फायर एंड फ्यूरी जी, दूसरी चिनार जी, और तीसरी व्हाइट नाइट जी। मैं चाहूंगा कि इसको आप प्लीज ग्राफिक्स में भी डिस्प्ले कीजिएगा ताकि हम और अच्छे से समझा सकें। तो ये हमारी कोर इधर, इनकी फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूं, कश्मीर घाटी को पूरा का पूरा संभालती 15 कोर, 15 कोर जो कि श्रीनगर में बेस्ड है। कश्मीर घाटी साउथ ऑफ पीर पंजाल 16 कोर, वो कंप्लीट साउथ ऑफ पीर पंजाल यानी कि जिसको हम मोटी तौर से जम्मू का इलाका कहते हैं, वो हो जाता है आपका 16 कोर। 14 कोर आपका है लेह बेस्ड। ये पूरा सियाचिन से लेकर कारगिल, द्रास, पूरा का पूरा लद्दाख का इलाका है, दैट इज 14 कोर। ये तीनों कोर मिलके 14, 15, 16, ये तीनों कोर जब मिल जाते हैं तो फिर बनता है नदन कमांड। ये जरा तीनों कोर समझाने के लिए यहां डिस्प्ले कीजिए प्लीज, प्रतिशोध यहां पर प्लीज डिस्प्ले कीजिए। ये जो तीसरी कोर आप बता रहे हैं, क्या ये अभी अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये तीनों फंक्शनल होंगी? कोई एक है जो जिसका सिग्निफिकेंस है? कैसे काम करती हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं। हाँ। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसकी हम अक्सर बातें करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, अभी हम ये मान के चल रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक्शन लाइन ऑफ कंट्रोल पे होगा। कहां पे होगा मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, जो करने वाले हैं उनको पता है। ठीक है। लेकिन अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल आपका ज्यादातर जम्मू के इलाके में है, कश्मीर के इलाके में कम है, लद्दाख के इलाके में कम है। द लायंस शेयर ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल इज इन जम्मू। राइट। जम्मू में आता है 16 कोर। 16 कोर जम्मू को लुक आफ्टर करता है। तो जैसे ये आपने मैप में बताया ये, ठीक है, और उस तरफ पाकिस्तान की ओर अगर हम देखें, ठीक है, पाकिस्तान तो मंगला है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर कहते हैं। 1 कोर इज द मंगला कोर, 1 कोर है लेकिन उसके जितने भी फॉर्मेशंस हैं, लोअर फॉर्मेशंस, चाहे वो डिवीजन के हों, चाहे वो इंडिपेंडेंट ब्रिगेड के हों, ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं। ये देखिए साहब, मंगला है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज ये मंगला, दिस इज हेडक्वार्टर्स 1 कोर, पाकिस्तान का 1 कोर है। और पर इसके जैसे आप देखेंगे कि इसके कुछ इंडिपेंडेंट ब्रिगेड हैं, तो आपको दिख जाएगा कोई गुजरावाला पे, ठीक है, ठीक है, ठीक। कुछ पंजाब के अलग अलग जगह भी होंगे, कुछ रावलपिंडी में आपको दिख जाएंगे, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है दैट इज यू नो एट मंगला, दिस इज 1 कोर। तो ये बड़ी चीज है। अच्छा, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो आप कहते हैं कि सैन्य शक्ति की बात, जैसा हम लोग बातचीत कर रहे थे कुछ समय पहले कि भारत का जो रिटेलिएशन है वो 3 मुख्य तौर से हम लोग मानते हैं कि होना चाहिए। पहला, इट हैज टू बी विजिबल, यानी कि दुनिया को दिखे कि रिटेलिएशन हुआ है। दूसरी चीज, इट हैज टू बी डिस्प्रपोर्शनेट, यानी कि जितना जुर्म है उससे कहीं गुना ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, पाकिस्तान को सजा मिले। और तीसरी बात है, इट शुड बी प्यूनिटिव, यानी कि पाकिस्तान को यह पता हो कि जिस जुर्म की उसको सजा मिल रही है। जैसे गौरव ने बताया कि फ्रंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ग्राउंड वेक्टर क्या होगा, एयर वेक्टर को भी समझना पड़ेगा। एयर वेक्टर में यह है कि अगर फौजें हमारी जाती हैं तो उनको हम कैसे सॉफ्टेंड अप टारगेट्स दें, ये सारे कोर्स को डिसेबल कैसे करें, वहां की जो हम कहते हैं एयर डिफेंस नेटवर्क है, तो उसमें सेपरेशन वाली जो स्ट्राइक्स होनी पड़ेंगी। उसके बाद जो उनके रनवेज हैं सो दे डिसेबल हो जाएं, और जो उनकी सप्लाई लाइंस हैं उनको हम कट कर दें, खत्म कर दें। जहां भी ट्रूप्स का कंसंट्रेशन है, टैंक्स का कंसंट्रेशन है, या जहां पर एम्युनिशन डिपो का कंसंट्रेशन है, या जहां पर डीजल या उनकी सप्लाई लाइंस हैं फ्यूल की, उसको हम कैसे डिसरप्ट करें जिससे कि उनकी फौजें, हमारी फौजें आगे बढ़े तो उनकी फौजें अपनी जगह एक तरीके से अटक के रह जाएं। तो ये करने के लिए एयर वेक्टर्स की तैयारी करनी पड़ेगी। हमारा जो एयर वेक्टर है, अगर उसकी एक कंपैरेटिव स्टॉक टेकिंग आप करें
तो हम कहां हैं उनके मुकाबले, वो कहां है हमारे मुकाबले? एयर वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास फाइटर एयरक्राफ्ट नेचुरली हमारे पास 650 के आसपास हैं फ्रंट लाइन में, उनके पास 350 के आसपास हैं, तो उसमें हमारी सुपीरियरिटी है। जहां मिड एयर रिफ्यूलर्स की बात करते हैं उसमें भी हमारी सुपीरियरिटी है। अगर आप देखते हैं जिसको एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, उसमें हमारा न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है। मैन बिहाइंड द मशीन। एक बार मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि इसकी स्टडी हो चुकी है कि 1 एयरक्राफ्ट एंड 1 पायलट इज इक्विवेलेंट टू, चाइनीज के साथ हो चुकी है और ये इंटरनेशनल मीडिया में पब्लिश्ड है, गौरव मस्ट बी नोइंग, 1 of our side is equivalent to 2.5 of their side। तो ये समझ लीजिए क्या कहा जा रहा है, अंग्रेजी में जो कहा गया उसकी हिंदी तर्जुमानी भी समझ लीजिए कि हमारा एक उनके 2.5 के बराबर है। अगर आप हमारे फाइटर पायलट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा एक जो है उनके 2.5 को संभाल सकता है या उनके 2.5 के बराबर है। और अगर ये है दिनेश, एक बात और कि इन सब लड़ाइयों के लिए हमें इंटेलिजेंस की सबसे सख्त जरूरत पड़ती है। तो स्पेस एसेट्स जो आपके होते हैं, जिसमें कार्टोसैट है, राइसोसैट है, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज दे टेल यू अबाउट द फॉर्मेशन। अगर आप क्या दूसरा होता है कि आप उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क को कितना डिसरप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर के मामले में वो कहां है? इंटेल के मामले में वो पहले पूरी तरह डिपेंडेंट थे यूएस के ऊपर। अब हमारे फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हो गए यूएस के साथ, वो हमें हेल्प करेंगे, तो हम तैयार हैं उस बात के लिए भी। ठीक है, इंटेलिजेंस सबसे महत्वपूर्ण है। सैटेलाइट से आपको जो इंफॉर्मेशंस मिलती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो यूएस पे डिपेंडेंट है। यूएस इस समय पाकिस्तान के साथ कैसा बर्ताव है, उसका कैसे रिलेशन है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, और हमारे साथ कैसे हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं, और हम कितने रिलायंट हैं, खुद मुख्तार कितने हैं इस मामले में, ये भी आप जानते हैं। लेकिन अब आपको लेकर जाऊंगा मैं उधर जरा अरब सागर की तरफ, ये मैं आपसे लूंगा, और इधर अरब सागर की तरफ आप आकर मुझे अगर ये बता दें कि यहां से कराची कितना थरथरा रहा है, जरा बताइए कहां पर पोजीशन्ड है हमारे वॉरशिप्स। जी देखिए, जैसा इस जगह क्लोज कीजिए। बिल्कुल, मैं अभी आता हूं वहां पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा मेजर गौरव आर्य और एयर मार्शल साहब ने बताया है कि इस बार जो आक्रमण होगा, जो हम कह रहे हैं कि बदला होगा, जो गुस्सा है, जो दुस्साहस है, जो आतंकवादी घटना है, इस बार निर्णायक होगा। जो 3 पॉइंट बताए हैं, मैं बता दूं वो 3 पॉइंट क्या करेंगे। नहीं, मैं तो आपसे ये समझना चाह रहा हूं, पानी पहले सोचा पानी रोका जाए, सुनिए, पानी रोका जाएगा, पानी छोड़ दिया गया, अब सोचा जा रहा है कि शायद उधर से कुछ होगा। मुझे तो लग रहा है कि ये जो कराची है, इस बार कराची को 1971 की तरह ज्यादा सावधान रहना है। बिल्कुल देखिए, 1971 सभी को याद है कि किस तरह से हमने कराची बंदरगाह पर उनके सारे जो शिप्स थे, फ्लीट थी, जो उनका ऑयल स्टॉक था, सभी को ध्वस्त कर दिया था। हमारी मिसाइल बोट ने कर दिया था। अभी जो हमने टेस्ट किए हैं वो किस जगह पर है? पीएनएस गाजी जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को ट्रैक कर रही थी, किस तरह से उसे हमने डुबो दिया था। तो आज हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर जो पाकिस्तान के पास बिल्कुल नहीं है, हमारे पास 2 हैं। हमारा जो विक्रांत है, इंडिजीनियस है, वो हमारे इस अरेबियन सागर में यहां पर है। और जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर सेल करता है तो आप समझ लीजिए कि उसके साथ सबमरीन फ्लीट, उसके साथ डिस्ट्रॉयर, मिसाइल बोट्स, ऑयल टैंकर और सारी फ्लीट होती है। इट मींस एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एवरीथिंग। और हमारा पर्पस होगा, जिस तरह से आर्मी और एयर अटैक उधर हो रहा होगा, साइमल्टेनियसली हम पूरा ब्लॉकेट कर देंगे एयर का, और कराची हमारा पहला टारगेट होगा। हमारा INS जो द्वारका INS ओखा है, ये बिल्कुल उस टिप पर है जहां से डायरेक्ट हम सीधे कराची को अटैक कर सकते हैं। हमारी ब्रह्मोस तैनात हैं नेवल शिप्स पर, डिस्ट्रॉयर्स पर भी, और कहीं से भी एयरक्राफ्ट कैरियर से भी, हमारे जो फिक्स नेवल स्टेशन है, नेवल स्टेशन, वहां से भी सीधा अटैक होगा कराची के ऊपर। और पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं, तुर्की ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-130 भेजा। पाकिस्तान को लगातार मदद भेज रहा है तुर्की। लगातार तीसरे दिन तुर्की का एयरक्राफ्ट पहुंचा पाकिस्तान। अब तक 7 एयरक्राफ्ट तुर्की ने पाकिस्तान भेजे हैं। और जैसा हम लगातार आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तुर्की इस समय पाकिस्तान की तरफ लगातार सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है, उसको मदद दे रहा है। उसे ये लगता है कि पाकिस्तान के सहारे ही शायद एर्दोगन को खलीफा की कुर्सी हासिल हो सकती है। और ओवैसी ने पाकिस्तान पर फिर से हमला बोला। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालना जरूरी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी ग्रे लिस्ट में डालना जरूरी कहा।
असदुद्दीन ओवैसी ने यूनाइटेड नेशंस का कानून कार्रवाई का हक देता है। ओवैसी ने कहा ओवैसी पाकिस्तान पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान सुन लो, सिर्फ आधे घंटे पीछे नहीं हो तुम आधी सदी पीछे हो और तुम्हारे यहां का टोटल बजट हमारे यहां के सैन्य बजट से कम होता है। मेरा डिमांड यह है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए। ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये देखिए, इलीगल पैसों से फाइनेंस करे टेररिज्म ये लोग। कोई वाइट का पैसे नहीं कि इलीगल पैसे से। तो FATF की दोबारा लिस्ट की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना जरूरी है। हम डिमांड करेंगे ये गवर्नमेंट से कि उनको FATF के ग्रे लिस्ट में डालो आप, तभी जाकर उनका होगा। और हम लोग पूरा उन पे साइबर अटैक करना, हमारे पास एथिकल हैकर्स है, हमारे पास नेवल और एयरफोर्स ब्लॉकेट कर सकते, इंटरनेशनल लॉ में कर सकते हम। और अगर कल कोई एक्शन गवर्नमेंट लेगी तो यूनाइटेड नेशन का कानून है आर्टिकल 51 जो सेल्फ डिफेंस में आपको राइट देता, और नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते।